कहते हैं जमाना एक रंग का नहीं रहता। बहुत जरूरी है कि बदलते जमाने के साथ हम भी अपने जो रंग है वो बदलते रहें या फिर जमाने के रंग में खुद को रंगते रहें। एक जमाना था जब लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते थे और अब बातें हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी की। दोनों काफी अलग हैं, लेकिन ये शो डेडिकेटेड है क्रिप्टो करेंसी को। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है शो में। इसमें हम बातें करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। पिछले एपिसोड में हमने बेसिक्स की बात की थी। शो शुरू करूं उससे पहले एक चेतावनी दे दूं कि इस शो में हम जो बातें करते हैं वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फैसले लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत जरूर कर लें। बेसिक्स की बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है और इसके सारे ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं और उस पब्लिक लेजर को कहा जाता है ब्लॉकचेन। शो का पहला सेगमेंट है, आइए समझते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। अब इसे काफी सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है। क्यों, वो आप समझ जाएंगे जब मैं यहां पर इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ब्लॉकचेन नाम में ही ब्लॉक है, यानी इसका जो डेटा है वो सेव होता है ब्लॉक्स में। अलग अलग ब्लॉक्स में आपके ट्रांजैक्शन या कोई भी जो डेटा है वो स्टोर होता है। और एक बात और ध्यान में रखें कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि और कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो करती हैं। तो अब ब्लॉक्स में आपका डेटा सेव हुआ, समझ लीजिए ट्रांजैक्शन है कोई, तो ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, ये डेटा 3 है। अब हर जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके अगेंस्ट एक हैश इशू होता है। अब वो हैश क्या है? ये हैश एक यूनिक कोड होता है। जिस तरीके से आपका आधार नंबर होता है जो आपको फिंगरप्रिंट देने के बाद मिलता है, वो यूनिक है। एक शख्स का आधार नंबर दूसरे आधार से बिल्कुल अलग होगा। ठीक उसी तरीके से हर यहां पे जो ब्लॉक है उसमें जो डेटा है उसके अगेंस्ट एक यूनिक हैश इशू किया जाता है। समझ लीजिए इसका हैश है 0011। लेकिन जब अगले ब्लॉक के डेटा के लिए हैश इशू होगा उसमें पिछले हैश का अंश भी होगा। जिस तरीके से 11 ये पिछले हैश से हमने लिया है, 22 ये सेकंड ब्लॉक का हैश है। अगले ब्लॉक पर जाए तो 2233। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं ये चीजें यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, तो ये एक चेन बन जाती है। हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर निर्भर है, इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स हैं और चेन के जरिए लिंक्ड है। अब अगर कोई भी किसी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, समझ लीजिए मैं इसका हैश चेंज करने की कोशिश करता हूं, इसे 2 करने की कोशिश करता हूं, तो वो अगले जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। और ऐसे एक नहीं हजारों ब्लॉक्स होते हैं। कोई भी स्कैमर कितने ब्लॉक्स को चेंज कर लेगा। और वहीं नेटवर्क पर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम्स हैं, उन पर इसकी कॉपी है। समझ लीजिए 10 या 100 जितने भी वो नेटवर्क पर कंप्यूटर्स हैं उन पर सब पर इसकी कॉपी है। तो फिर एक और लेयर आ जाती है कि कोई छेड़छाड़ इसके साथ कर ही नहीं सकता। तो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टोर होते हैं। जब कभी कभार हम किसी हाइस्ट की, डकैती की, किसी लूट की, किसी स्कैम की बात सुनते हैं कि अरे इस क्रिप्टो करेंसी के साथ स्कैम हो गया, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ब्लॉकचेन तो सिक्योर हम कहते हैं, तो फिर उसके साथ स्कैम कैसे हो गया? तो उसमें ब्लॉकचेन के साथ स्कैम नहीं हुआ होता। स्कैम हुआ होता है प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटी के साथ, प्लेटफॉर्म के लूप होल्स के साथ। ब्लॉकचेन अपने आप में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे प्रैक्टिकली कॉम्प्रोमाइज होना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चेन बनी हुई है, आप किसी एक ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी हासिल कर ही नहीं सकते। तो यह है ब्लॉकचेन। कहीं ना कहीं दुविधा यह जरूर बनी रहती है कि जब मैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में उतरूं तो यह कैसे डिसाइड करूं कि किस कॉइन पर मुझे अपने पैसे लगाने हैं, किस में मुझे ट्रेडिंग करनी है और कैसे मैं शुरुआत करूं। तो कॉइन्स के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसी की बात आज हम रोहास नागपाल के साथ करने वाले हैं। इन्होंने किताब लिखी है फ्यूचर मनी प्लेबुक। ये चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहास। और इन्होंने पैरामीटर्स आज हमें बताने हैं, लेकिन बड़ा ही बढ़िया तरीका इन्होंने अपनाया है। इनके जो नाम के अक्षर हैं उसी पर आधार इन्होंने बनाया है इन सारे पैरामीटर्स का। ROHAS, आर से शुरुआत करेंगे। रेवेन्यू इनका पहला पॉइंट है जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन हमें चूज करना है। रोहास, गो फॉर इट।
हाँ जी, तो अरुण जी, जो आर है या रेवेन्यू है, इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो क्रिप्टो है ये करती क्या है, इससे प्रॉफिट कैसे बनाया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उदाहरण लेते हैं बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब लोग रुपए की जगह बिटकॉइन से सामान खरीदे और बेचे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो एल सैल्वाडोर कंट्री है, वहां पे अभी कुछ दिनों के बाद बिटकॉइन लीगल टेंडर माना जाएगा, मतलब लोग रोड पे भी बिटकॉइन के साथ सामान खरीद बेच सकते हैं। तो अगर ये चल पड़ा तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। दूसरा हम देखते हैं जैसे इथेरियम या ईटीएच जैसा है, तो उसका काम है कि इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बिजनेस अगर कर रहा होगा तो उसे पेमेंट ईटीएच में करनी पड़ती है, तो वो हो जाता है इथेरियम का रेवेन्यू मॉडल। ठीक है, तो अब ओ से है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें देखना है कि इस क्रिप्टो के पीछे टीम कौन सी है, कौन फाउंडर है, और दूसरा हमें यह भी देखना है कि उसका इकोसिस्टम क्या है, कौन लोग हैं जो उसकी माइनिंग करने वाले हैं या उसके नोड चलाने वाले हैं या उस प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं, या अलग अलग स्टार्टअप उसके ऊपर क्या सोल्यूशन तैयार कर रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं थीटा का, तो वो एक वीडियो स्ट्रीमिंग का क्रिप्टो है और गूगल जैसी कंपनीज उसके नोड चलाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और एच से आप बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हाँ जी, अभी हिस्ट्री दो तरफ से देखी जाएगी। एक तो कि आज तक उस क्रिप्टो ने जो जो कहा है, जो उनका रोड मैप माना जाता है, वो क्या उन्होंने टाइम से किया है। और यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन ने तो जरूर किया, पर इथेरियम ने बहुत कम बार अपना एक्चुअल टाइम टेबल फॉलो कर पाए हैं वो। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जब से ये क्रिप्टो शुरू हुई है उसकी प्राइस कैसी रही है, उसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, मतलब क्या मैं आराम से उसको एक्सचेंज में खरीद और बेच सकता हूं, क्या वो बहुत सारे एक्सचेंज में अवेलेबल है, ये सब हम उसको हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब आगे ए की तरफ बढ़ते हैं और मेरे नाम का पहला अक्षर ए ही है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड इसमें आपने चूज किया है, एल्गोरिदम, तो इसके बारे में बताएं। जरूर, तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपने सुना होगा जो क्रिप्टो होती है उसका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, और अब बोलते हैं कि इथेरियम जो आज तक प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा है वो अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा। तो ये होता है कंसेंसस, बहुत ही जरूरी चीज। इसके अलावा हम सोर्स कोड भी देखते हैं कि ये जो क्रिप्टो है उसका सोर्स कोड कितना स्ट्रांग है, कितना एफिशिएंट है, और इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी स्टैक है वो कितनी अच्छी है, उस पर कितने डेवलपर हैं जो काम कर रहे हैं, और आगे जाके भी क्या बहुत डेवलपर मिलेंगे जो इसके ऊपर सोल्यूशन बनाएंगे, ये सब हम एल्गोरिदम में देखते हैं। आखिर में एस पर आते हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया। उन्हें मैं बता देता हूं कि ये रोहास नागपाल लेखक हैं, ब्लॉकचेन के बारे में लिखते हैं और इन्होंने अपना एक तरीका जो है वो हमारे साथ ये साझा कर रहे हैं, जिसे ये बुला रहे हैं द रोहास वे ऑफ पिकिंग क्रिप्टोज। तो उसमें ROHA की हमने बात कर ली है, एस पर आइए। हाँ जी, तो एस में हम देखते हैं सोशल एंगेजमेंट और कम्युनिटी कैसी है। तो आपको मालूम होगा कि अगर इलॉन मस्क कुछ ट्वीट करते हैं तो उसकी वजह से क्रिप्टो के भाव ऊपर नीचे बहुत हिल जाते हैं। तो हमें यह देखना है कि ये जो क्रिप्टो है इसके पीछे जो सोशल कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी है। क्या वो एक आदमी के बोलने पे पूरी हिलती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये जो कम्युनिटी है वो कितनी एक्टिव है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी बातचीत होती है ट्विटर पे, रेडिट पे, यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इस सब को हम देखते हैं इसमें, और इसका सबसे ज्यादा मायना एक्चुअली मीम कॉइन में होता है। तो अगर आप देखेंगे डोज कॉइन जैसी जो चीजें होती हैं उनकी प्राइस सोशल की वजह से सबसे ज्यादा ऊपर नीचे जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहस इस जानकारी के लिए। तो यहां हमें पता चल गया कि कॉइन्स की तरफ जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जब आप और रिसर्च करने निकलेंगे तो एक और शब्द आपके सामने आएगा जो है टोकन। अब कॉइन और टोकन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इस बार भी हमने दो भाइयों की मदद ली है इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे समझने के लिए। वक्त है हमारे अगले सेगमेंट वर्सेस का। यह है कॉइन्स वर्सेस टोकन्स। मैं बात करूंगा कॉइन्स की और मेरे ये भाई बात करेंगे टोकन्स की। सबसे पहला पॉइंट जो कॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनकी अपनी नेटिव ब्लॉकचेन होती है, ये खुद की ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। टोकन्स चल रही ब्लॉकचेन पर बेस्ड होते हैं, इनका अपना नेटिव ब्लॉकचेन नहीं होता। अधिकतर कॉइन्स का इस्तेमाल पेमेंट्स के लिए किया जाता है। टोकन्स का इस्तेमाल पेमेंट के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए किया जा सकता है।
कॉइन्स के उदाहरण बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। म्यूजिक कॉइन, ये एक टोकन है जिसका इस्तेमाल म्यूजिक कॉइन प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता है। म्यूजिक कॉइन एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और उसके फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए म्यूजिक कॉइन टोकन का इस्तेमाल होता है। वर्सेस के बाद वक्त है अगले सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब का। अब इस पूरे शो का आधार बनते हैं आप, मैं और एक कॉफी का कप। तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो आपके जो सवाल हैं इस बार हम उन्हें भी शामिल करने वाले हैं इसी सेगमेंट में। और इन सवालों का जो जवाब देने वाले हैं वो है रमेश कैलासम। ये सीईओ हैं इंडिया टेक के, जो कि एक थिंक टैंक है जो काम करता है इंटरनेट स्टार्टअप्स के लिए, उन्हें फंड भी करता है और जानकारी इनके पास भरपूर है। बहुत बहुत स्वागत है रमेश आपका इस पर। इससे पहले मैं आप पर आऊं, सबसे पहले वो सवाल प्ले करते हैं जिसका जवाब आप हमें देने वाले हैं। हेलो, good day. I'm Vashish Doshi and I'm a student at Pandit Deen Dayal Energy University, Gandhinagar. My question regarding the current legality of the cryptocurrency systems is that what exact changes are required in the Indian legal frameworks so as to allow integration of the said cryptocurrency ecosystem into the existing financial ecosystems like SEBI, RBI, banks, etc. And how exactly to align the said cryptocurrency system with the systems of taxation in terms of classification regarding asset class, capital gains, time horizons, tax rates, etc. तो लीगल फ्रेमवर्क में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूं, क्रिप्टो बिल लाने की फिराक में सरकार है और फिलहाल रमेश जो है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं टू आंसर दिस। तो रमेश आप बताइए क्या कहना होगा आपका इस सवाल के बदले। इसके संदर्भ में हमने इंडिया टेक की तरफ से 3 महीने पहले एक व्हाइट पेपर निकाला हुआ था और हमने डिटेल जो है रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट की हुई है, आरबीआई को सबमिट किया हुआ है, वित्त मंत्रालय को सबमिट किया हुआ है, जिसमें हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। जो सवाल इन्होंने पूछा था वो सारी चीज जो है इस व्हाइट पेपर में एड्रेस की गई है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में indiatech.org में, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया मूल रूप से इसमें, हमने ये कहा कि भारत शायद रेडी नहीं है, जैसे जो विकासशील देश हैं और फिर जो विकसित देश हैं जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, आप किसी भी देश को देख लो जो विकसित है, उन्होंने इसे करेंसी का दर्जा नहीं दिया है, उन्होंने इसे एसेट का दर्जा दिया है, मतलब संपत्ति का दर्जा दिया हुआ है। तो हमारा भी ये रिकमेंडेशन है कि अगर हम इसे संपत्ति का दर्जा ना दें, क्योंकि भारत में यूपीआई वगैरह डिजिटल फॉर्म में जो है लेन देन हो रही है और ये वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे एल सल्वाडोर की थी। हमारी सिचुएशन जो है, हमारी कंट्री काफी आगे बढ़ रही है और विकासशील देश है और विकसित देश बनने की कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ जो है डिजिटल करेंसी एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या हमें क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में भारत में चाहिए? ये करेंसी के तौर पे नहीं, लेकिन हम जरूर इसे संपत्ति का दर्जा दे सकते हैं, एसेट का दर्जा। दूसरी चीज हमने ये कहा है कि ओनरशिप रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग के दिनों में गवर्नमेंट को ये शंका है कि ये वर्चुअल है, कस्टम्स बैरियर पार करके आती है, जो बिल्कुल जायज है। तो उसके लिए हमारा ये कहना है कि स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय ओन्ड जो एक्सचेंजेस हैं, जो भारतीय फाउंडर्स ने सेटअप किया हुआ है, जो इंडियन स्टार्टअप्स ने सेटअप किया हुआ है, गवर्नेंस के हिसाब से यह बेहतर रहेगा कि हम सिर्फ इंडियन फाउंडेड एंटिटीज को इनिशियली इसका क्रिप्टो एक्सचेंजेस चलाने का हम परमिशन दें, और उसमें भी बैंकों की तरह हम इसमें एफडीआई कैप कर दें 74% पे, ताकि जो है इंडियन कंट्रोल रहेगा 26% का। जो बैंकों में अगर हम कैश को 74% एफडीआई में चला सकते हैं तो क्रिप्टो भी चला सकते हैं। कस्टमर का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। जो एफएटीएफ है, जो इंटरनेशनल गाइडेंस देता है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने भी ये कहा है कि केवाईसी अनिवार्य है। दूसरी चीज हमने इसमें यह भी कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये सब होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि अगर ये एसेट है तो ये कहां पे दिखेगा आपके बैलेंस शीट में। अगर ये एसेट है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए जो डिफाइन करेंगे कि आपके बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है, नोट्स एंड अकाउंट्स में कैसे दिखाना है। अगर आप कंपनी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो हमारा ये कहना है
कि शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और अगर आप ट्रेडर हो जिनका फुल टाइम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे होता है तो ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाएगा, जो एक लाइन ऑफ आइटम है डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ इनकम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे तरीके बताने के लिए। अब समय की थोड़ी कमी है, लेकिन दूसरा सवाल मैं लेना चाहता हूं, अगर संक्षेप में अगर आप वो बता पाएं। दूसरा सवाल आपके लिए प्ले कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि चांडक है। मैं असम के कॉटन विश्वविद्यालय की छात्र हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में आज भी वित्तीय साक्षरता अर्थात फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है, और यही कारण है कि आज भी यहाँ लोग इंटरनेट द्वारा पैसों की लेन देन करने पर घबराते हैं। तो क्या ऐसे समय पर क्रिप्टो करेंसी को वैध करना सही होगा, और अगर इसे मान्यता दी जाएगी तो क्या क्रिप्टो करेंसी को अनुकूल कर पाएंगे भारत के लोग? तो जो सवाल इन्होंने पूछा है उसका जवाब आपके पहले वाले जवाब से तो है ही, हम ले ही सकते हैं। लेकिन एक चीज जो इस सवाल से मैं पिक करना चाहूंगा आपके लिए वो ये कि जो हेजिटेंसी है लोगों के बीच में, उसे टैकल करने के लिए क्या किया जाए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्रिप्टो जो है ये अर्बन सेंटर्स के अलावा आज टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, टाउन्स सब में काफी लोग यूज कर रहे हैं, और इसकी जो मात्रा जो है वो काफी बढ़ गई है। मतलब आज करीब 25 से 30 हजार करोड़ की जो संपत्ति जो है क्रिप्टो एसेट्स में डील हो रही है भारत में, और ये सारा सिटीज और टाउन्स और विलेजेस में भी ये बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो गई है और लोग इसे संपत्ति के तौर पे देख रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो स्टॉक है, और ज्यादातर जो है 20 से 35 के उम्र के लोग इसमें डील कर रहे हैं। और ये एक हमें ये दर्शाता है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है इसमें आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सवाल में पूछा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है काफी अनिवार्य है, कैश डीलिंग में भी, यूपीआई में भी और क्रिप्टो में भी। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल अगले एपिसोड में शामिल हों तो रिकॉर्ड कीजिए सवाल, अपलोड कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और टैग करना मत भूलिएगा एनडीटीवी इंडिया को, और हैशटैग इस्तेमाल कीजिएगा क्रिप्टो विद एनडीटीवी। मेरा नाम है अरुण सिंह, आप मुझे भी टैग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगाएंगे क्रिप्टो की कक्षा। मैं बाजार में निकलने वाला हूं और लोगों से पूछूंगा कुछ क्रिप्टो करेंसी की टर्म्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या उन्हें उन टर्म्स का मतलब पता है या नहीं। ये क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये मास्क पहनने वाला हूं, और क्योंकि तैयारी पूरी है बाहर बाजार में निकलने की, तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद कॉफी एंड क्रिप्टो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। ब्रेक से पहले वादा किया था कि बाहर निकलेंगे, क्रिप्टो की कक्षा के लिए बाहर आ चुके हैं। सुंदर दुकानें मेरे आसपास हैं। सर, क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। ओके, क्रिप्टो की कक्षा के लिए हम बाहर आए हैं। 3 शब्द आज हम सीखेंगे। एक है गैस, दूसरा है पंप एंड डंप, और तीसरा है कोल्ड वॉलेट। और पहले बता देता हूं कि कोल्ड वॉलेट का मतलब ठंडा बटुआ नहीं होता। तीनों का अर्थ बताएंगे जरूर, लेकिन पहले लोगों से पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। आप बताइए, पंप एंड डंप क्या है? आई थिंक लाइक जो फ्लक्चुएट होता है क्रिप्टो करेंसी का रेट। पंप बेसिकली राइज उछाल, rise and fall. When it goes for a hike, it pumps, cryptocurrency, and then when it goes down, it's, dump. गैस कर लीजिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पंप और डंप क्या है? एक ग्रुप पहले बड़ी संख्या में कॉइन खरीदता है जिससे मांग में तेजी आए, यानी दाम पंप हो, और फिर उसे ऊंची कीमतों पर बेचता है, यानी डंप करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। गैस क्या है क्रिप्टो करेंसी के लिंक में? गैस एनी वाइल्ड गैस? No. Don't do this to me. Gas, petrol or diesel. You put gas in मतलब उसको गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो चलती है ना, वैसे ही क्रिप्टो में पैसा डालेंगे तो ही बढ़ेगा ना, जिससे रोटियां सेकता है। गैस सब कुछ होता है जो लिक्विड और उसको छोड़ के
ओके सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड और लिक्विड छोड़ के गैस ओके गैस क्या है? इथेरियम ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन में लगने वाली कीमत। कोल्ड वॉलेट Cold wallet, empty wallet, like no money. ठंडा Yeah. तो हॉट वॉलेट क्या है? Full of money. जल रहा है Yeah. Maybe something in a pen drive that is not used all the time. But Empty wallet. Maybe. खाली ठंडा हो क्या जो Cold wallet, I don't know. Cold wallet, maybe mutuals. cold wallet means all the except cash which is used like online only. ऑफलाइन वॉलेट जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी को जमा करने के लिए किया जाता है उसे कोल्ड वॉलेट कहते हैं। ये वॉलेट को किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखता है। चलिए क्रिप्टो की कक्षा होती है समाप्त।